हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे डेली आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके साथ ही दोस्तों आज से मैराथन करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो आज सुबह में 8 बजे इसका पहला पार्ट आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। 8 बजे आज मैराथन करंट अफेयर का पहला पार्ट आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहीं पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, ब्रिक्स समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो पहली बैठक जो हुई थी 2009 में, उसकी मेजबानी किया था रसिया ने। निम्न में से किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? शोएब अख्तर को। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसे इंडिया में दोस्तों प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस दोस्तों पोलियो टीके के लिए मनाया जाता है। ठीक है, पोलियो के खिलाफ जागरूक करने के लिए और पोलियो के टीकाकरण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इस बार और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वैक्सीन सब जगह चर्चे में है। ठीक है, कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है और इंडिया दोस्तों सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। कोविड-19 का टीकाकरण, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंडिया ने ही शुरू किया है। ये दिवस अगर पूछा जाए कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो ये दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था और उसके बाद से मनाया जाता है। ठीक है, 1995 में क्यों? क्योंकि इस टाइम पर भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था। क्या शुरू किया था? पल्स पोलियो कार्यक्रम, और पोलियो वैक्सीन की पहली ओरल डोज दी गई थी। क्लियर? चलिए अब टीकाकरण आया है, यानी वैक्सीनेशन डे आया है, तो भारत में जो दो वैक्सीन बहुत ज़्यादा चर्चे में है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक तो है दोस्तों कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे में स्थित है, हेडक्वार्टर्ड है। और कोवैक्सीन जो है इसको बनाया है भारत बायोटेक ने, ये भी इंडिया की वैक्सीन है और ये हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हैं करंट टाइम पर चीफ, वो हैं आधार पूनावाला, और भारत बायोटेक के चीफ हैं कृष्णा इला। कौन है? कृष्णा इला। ये दोनों ही इंडिया की वैक्सीन है, बहुत सारे देशों को भी ये भेजी जा रही है। तो ये दोनों वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में जापान ने किस देश के साथ मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया? तो जापान की एक कंपनी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत $500 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक प्रकार से ट्रायल समझ लीजिए। ठीक है, तो ट्रायल के रूप में अभी $500 मिलियन खर्च किए गए हैं। इसके तहत जापान और ऑस्ट्रेलिया मिल करके भूरे कोयले से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। ओके, क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी फ्यूचर में यही होने वाला है फ्यूल। ठीक है, फ्यूचर का ईंधन यही होने वाला है। तो अभी से ही अगर परीक्षण किया जाता रहेगा तो आगे चल करके आसानी होगी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीरो कार्बन एमिशन करता है। ठीक है, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करता है। तो आगे आने वाले दिनों में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को कार्बन मुक्त घोषित करने में लगी हुई हैं। ऐसे ही जापान भी 2050 तक अपने आप को शून्य शुद्ध उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। तो उसी के तहत हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाना शुरू कर दिया है। कि अभी से अगर प्रोडक्शन करेगा तो अपने यूज के लिए तो रखेगा ही, साथ ही साथ इसका वो एक्सपोर्टेशन भी कर सकता है, विदेशों में भी बेचा जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको मिल रहा है भूरा कोयला। ये भूरा कोयला क्या होता है? भूरे कोयले को दोस्तों लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लिग्नाइट से रिलेटेड, क्योंकि लिग्नाइट दोस्तों जो होता है ये कोयला का सबसे जो निचली कैटेगरी होती है वही होती है कोयला की लिग्नाइट। ठीक है, कोयले की सबसे निकृष्ट कहे, सबसे निचली जो श्रेणी है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट में ये भी पूछा जाता है कि कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है।
तो इसमें 25 से 35% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है लिग्नाइट में। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस में, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो जिसमें साइंस होता है वहाँ से ये क्वेश्चंस बनता है उसको एग्जाम में। चलिए अब आया है ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए मैप में ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये अलग ही कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ऑस्ट्रेलिया देश। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। स्कॉट मॉरिसन 30वें यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। अच्छा दोस्तों, जापान के बारे में अगर बात करें, जापान के करंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं योशिहिदे सुगा और इनसे पहले थे शिंजो अबे। शिंजो अबे को दोस्तों इस बार दिया जाएगा भारत में पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया जाएगा शिंजो अबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जापान की मुद्रा होती है येन। यहाँ की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पर इस साल होने वाला है ओलंपिक खेल। टोक्यो ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में, जापान में। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की है। ये अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों, ये यूपी के महोबा जिले में शुरू किया गया है और इसके तहत महोबा जिले में लाहचूरा बांध भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? लाहचूरा बांध बनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है यूपी के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। इस परियोजना की लागत आएगी दोस्तों 2600 करोड़ रुपए। तो इसके तहत लाभ कितने को मिलेगा? 168 गांवों में 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। ये इसके लाभार्थी होंगे। ओके। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा एग्जाम्स लगा हुआ है, ठीक है। यूपीएसआई हो गया, आरओ हो गया, पीईटी वगैरह हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं, टीचिंग एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए आपके लिए बहुत ही जल्द एक वीडियो आएगी जिसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगी। और आप लोग यूपी जीके स्पेशल की ई बुक तो परचेज कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो जाकर के कर लीजिए। उसमें उत्तर प्रदेश के पिछले 1.5 सालों का पूरा करंट अफेयर डिटेल में आपको दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक जीके होता है वो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको दिया गया है। और एंड में आपको, क्योंकि कंप्यूटर भी पूछा जाता है यूपी के एग्जाम्स में, तो एंड में आपको 250 प्लस क्वेश्चंस का कंप्यूटर भी दिया गया है, कंप्यूटर का क्वेश्चंस दिया गया है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप ई बुक परचेज कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को नेशनल कैडेट कॉर्प्स में प्रवेश को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में दोस्तों केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये भी नेशनल कैडेट कॉर्प्स में यानी एनसीसी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसके लिए हिना हनीफा नाम की एक 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर ने दायर किया था याचिका, पेटिशन दायर की थी और वो अब लगभग केस जीत चुकी हैं। और केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है इस पर कि अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये एनसीसी में शामिल हो सकती हैं, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले राष्ट्रीय कैडेट कोड अधिनियम 1948 की धारा 6 के तहत होता ये था कि एनसीसी में केवल महिला और पुरुषों को शामिल करने का निर्णय था, ठीक है। लेकिन अब इसमें संशोधन करने का आदेश दे दिया है केरल हाई कोर्ट ने कि केंद्र सरकार जो है इसमें संशोधन करे और अब से शामिल किया जा सके ट्रांसजेंडर को भी, ठीक है, जो इच्छुक हो इस एनसीसी में शामिल होने के लिए। तो अब इसी के साथ हिना हनीफा जो हैं ये पहली ट्रांसजेंडर भी बन जाएंगी एनसीसी की सदस्य बनने वाली, ठीक है। एनसीसी के बारे में बात करें, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों श्रीलंका ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। श्रीलंका ने यह भी घोषणा किया है कि उसके देश में बुर्के पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, साथ ही साथ मदरसों और इस्लामिक स्कूलों को भी बंद कराया जाएगा। तो श्रीलंका ने घोषणा की है। क्यों घोषणा की है? क्योंकि दोस्तों श्रीलंका में 2019 में ईस्टर संडे के दिन वहां पर चर्च और होटलों में बम धमाके हुए थे और उसमें जो व्यक्ति पकड़े गए थे, जो बम धमाके करने वाले थे, वो बुर्का पहन करके आए हुए थे और उन बम धमाकों से 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सब देखते हुए श्रीलंका दोस्तों टेम्प्रोरी तरीके से उसी टाइम पर प्रतिबंध लगा दिया था, अस्थायी रूप से लगा दिया था, लेकिन फिर अब से परमानेंटली ये बैन लगाने की सोच रहा है, ठीक है। तो इस पर अभी बात चल रही है, वहां पर मदरसों और इस्लामिक स्कूलों को भी बंद कराया जाएगा श्रीलंका में, ठीक है। अभी पिछले दिनों में दोस्तों बुर्के पर कई और देश भी बैन लगा चुके हैं,
स्विट्जरलैंड भी घोषणा कर चुका है कि वो भी बुर्का पहनने पर रोक लगा देगा अपने देश में। ओके, चलिए अब श्रीलंका आया है। श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका मैप में देखिए ये रहा, इंडिया के नीचे है श्रीलंका, यहाँ पर साउथ में। महिंदा राजपक्षे दोस्तों यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। इन्हीं के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे जो है वो है यहाँ के प्रेसिडेंट। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी जो है यहाँ की राजधानी है। मुद्रा होती है श्रीलंकाई रुपया और संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में ये भी आता है। अगला, हाल ही में इंडियन बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने दोस्तों अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है इमरान आमिर सिद्दीकी को। किसे? इमरान आमिर सिद्दीकी को। अच्छा दोस्तों, अभी कई बैंकों के कार्यकारी निदेशक नए नियुक्त किए गए हैं। जैसे इमरान आमिर सिद्दीकी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक का 3 वर्षों के लिए। बी विजय कुमार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र वी कोलेगल को दोस्तों पंजाब और सिंध बैंक का नियुक्त किया गया है। सत्यनारायण राजू को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है केनरा बैंक का। और वहीं देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे अपना नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया है ज्ञानवंत सिंह को। किसे? ज्ञानवंत सिंह को। ज्ञानवंत सिंह जो आपको इमेज भी दिख रहे हैं यही हैं, ये आएंगे विवेक सहाय जी की जगह पर। विवेक सहाय इससे पहले थे, लेकिन दोस्तों अभी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन पर अटैक हो गया। इसको देखते हुए इनको हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने इनको हटाने की घोषणा की है और अब नियुक्त किए जाएंगे ज्ञानवंत सिंह, आईपीएस ऑफिसर हैं। इससे पहले ये अतिरिक्त महानिदेशक थे सुरक्षा विभाग में ही, अब ये पश्चिम बंगाल के नए सुरक्षा निदेशक होंगे। चलिए पश्चिम बंगाल आया है, पश्चिम बंगाल के बारे में देख लीजिए। ये रहा पश्चिम बंगाल। कोलकाता है यहाँ की राजधानी। ममता बनर्जी यहाँ की हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर और ये हैं टीएमसी पार्टी से। देखिए दोस्तों यहाँ पर चुनाव आने वाला है तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं जयदेव धनखड़ जी। विधानसभा सीटों की बात करें तो वो है 295। 295 का मतलब हुआ 294+1। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी पेज हैं अगर उसमें स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ पर एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए है। तो यहाँ पर 294 सीटों पर होगा चुनाव और एक सीट जो है ये एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 16 और लोकसभा में 42 सीटें जाती हैं पश्चिम बंगाल से। सुंदरवन नेशनल पार्क दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही है। सुंदरवन का डेल्टा भी यहीं पर है और सुंदरवन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। और कोलकाता मेट्रो जो है ये दोस्तों भारत में पहली मेट्रो सेवा है। ठीक है, 1984 में शुरू हुई भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता मेट्रो। इसके बाद 2002 में दिल्ली मेट्रो आई। ठीक है, कोलकाता मेट्रो दोस्तों अभी अंडर वाटर मेट्रो भी चलाने जा रहा है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे सेवा कोलकाता मेट्रो के द्वारा चलाई जाएगी। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखते चलने हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल बॉर्डर अपना किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से भी शेयर करता है पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किसने मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में मिताली घोष ने जीता है दोस्तों ये अवार्ड मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ इंडिया 2021 का। मिताली घोष, इनको दोस्तों चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है ये अवार्ड। कहाँ पर दिया गया है? नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसी में इनको दिया गया है। ठीक है, जयपुर पिंक सिटी राजस्थान की ये आते हैं। इस अवार्ड के साथ साथ कई और अवार्ड भी दिए गए हैं जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम पुरस्कार भी दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल 101 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है अलग अलग राज्यों से जो कि हैं। इनमें से मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ इंडिया चुना गया है मिताली घोष को, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ये आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। देखिए दोस्तों, पिछले दिनों में आप लोग कई महोत्सव सुन रहे हैं। एक काला नमक महोत्सव हो गया, अभी गुड़ महोत्सव मनाया गया था लखनऊ में, झांसी में अभी स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। ये सब क्या है? ये सब उसी योजना के तहत है जो यूपी की अभी तक सबसे चर्चित योजना रही है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके तहत होता क्या है, बेसिकली किसी भी एक जिले में जो उसकी जो सबसे खास चीज़ होती है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ग्लोबलाइज करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसे सिद्धार्थनगर जिले में यहाँ पर काला नमक चावल जो है इसको फेमस किया जा रहा है, झांसी की स्ट्रॉबेरी को फेमस किया जा रहा है, लखनऊ के गुड़ को फेमस किया जा रहा है। तो इसके लिए बेसिकली 3-3 दिनों का, 4-4 दिनों का एक महोत्सव आयोजित करा दिया जाता है और इस महोत्सव के थ्रू और ज़्यादा इसे प्रमोट कर दिया जाता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत ही ये सभी आयोजित हो रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों मुंबई ने। मुंबई की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को हरा दिया है और जीत लिया है चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2021। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। अभी हाल में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इसका फाइनल का आयोजन हुआ और मुंबई ने चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। अच्छा दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में एक और रिकॉर्ड बना है। पृथ्वी शॉ जो कि मुंबई के ही टीम के थे, इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में एक ही संस्करण में 800 प्लस रन स्कोर किए हैं और एक ही संस्करण में यानी एक ही टूर्नामेंट में विजय हजारे ट्रॉफी के 800 से ज़्यादा स्कोर करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण पई का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो लक्ष्मण पई दोस्तों, इनका निधन हुआ है। काफ़ी फेमस ये आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण ये दोनों ही नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है, पद्मश्री जो है ये चौथा नागरिक सम्मान होता है भारत का सबसे बड़ा, और पद्म भूषण जो होता है ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। वहीं पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान और भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। तो इनमें इनको तीसरा और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिल चुका था लक्ष्मण पई को। ठीक है, ये गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व टीचर थे और इन्हें दोस्तों ललित कला अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, नेहरू पुरस्कार भी मिल चुका है। फिलहाल इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्लियर, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से दोस्तों मैराथन करंट अफेयर की सीरीज हो चुकी है स्टार्ट। डेली मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में आएगी, वीडियो मिलेगी आपको और उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। उसमें 50-50 क्वेश्चंस करके कवर कराए जाएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में होंगे, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडारण वाला देश कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ये भी इजी क्वेश्चन है। दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, तो लिखो जरूर। ठीक है, डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास करो। अब वीडियो अब आप देख लिए हो, जाओ जल्दी से इसकी MZT ऐप पर क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना जरूरी है, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि क्विज में डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो क्विज सॉल्व कीजिए और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन एक बार खुद से पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको वो करंट अफेयर कभी नहीं भूलेगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।